हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अभी तक कल की क्लास में थोड़ा बहुत अपने हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो अपने सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में मैंने पहला टॉपिक उठाया है, उसका नाम है पाषाण काल के बारे में। जैसे कि हमें पता ही है कि जो हिस्ट्री है मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी हुई है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, फिर है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास या फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इतिहास। तीसरा जो है वो आता है सीधा इतिहास। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ना, एक प्रकार से साक्ष्य जो है ना, वो किसी प्रकार कोई साक्ष्य इतिहास का नहीं मिलता हमें। यहाँ पर ये है कि इतिहास के साक्ष्य हमें लिखित में मिलते हैं, परंतु हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। और यहाँ पर ये है कि हमें इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साहित्य भी, साहित्यिक भी है, और हम उनको पढ़ भी पाए हैं, ये बात है। और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और ये जो पूरा पाषाण काल है, इसका समय जो है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2800 की समथिंग है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 तक है, सॉरी 8000 बीसी तक है। इसके बाद में जो आता है वो मध्य पाषाण काल आता है। यही आज हमारा टॉपिक है, मध्य पाषाण काल। तीसरा जो आता है वो आता है नव पाषाण काल। इसके समय को लेके अलग अलग इतिहासकारों ने जो अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, परंतु हमें जो ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं वो मैंने आपको यहाँ बताई है कि पूरा पाषाण काल जो है उसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। और जो मध्य पाषाण काल है उसका समय 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर नव पाषाण काल जो है उसका समय माना गया है यहाँ पे 4000 ईसा पूर्व से लेके 2800 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके बाद में जैसे कि ये आता है आद्य ऐतिहासिक काल का समय। आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक समय आता है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता, इसका जो शासन वो समय है, मुख्य अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, परंतु जो ऑथेंटिक हम देखते हैं वो आता है 2800 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको ईसा पूर्व। उसके बाद में जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल में वो आता है हमारा वैदिक समय, वैदिक काल। जो वैदिक काल है वो माना गया है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। फिर जो इतिहास है, इतिहास को तो मुख्य रूप से जैसे प्राचीन इतिहास, फिर है मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। इसमें इतिहास में हम ऐसे देखते हैं, इसको यहाँ लिखती हूँ, देखो इतिहास में जैसे कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का समय जो होता है, कहने का मतलब हमें जो स्रोत मिलते हैं, ऑथेंटिक चीजें हमें मिलने लग जाती है, वो हमें मिलती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईसा पूर्व तक का समय है ना, 712 एडी तक का जो समय है वो प्राचीन इतिहास माना जाता है। उसके बाद में चालू हो जाता है हमारा मध्यकालीन भारत। मध्यकाल मतलब प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद में हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। वो समय चालू होता है हमारा 712 से लेके 1707 तक का जो समय है एडी, वो आता है मध्यकाल इतिहास। फिर आता है आधुनिक इतिहास। जो आधुनिक इतिहास है बच्चों, आधुनिक इतिहास, उसका समय माना गया है 707 से लेके वर्तमान। ये मुख्य रूप से इतिहास के को डिवाइड किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम चालू कर रहे हैं वो है पाषाण काल के ऊपर, कि पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। और भाई जैसे कि तीनों स्टेज में जो है ना क्या डिफरेंस रहते हैं, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। कि स्टार्टिंग का जो इंसान था, मानव था, वो कैसा था, उसने किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया था, कैसे वो क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो पाषाण काल में हमारा पहला है, जैसे थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, इनको चीजों को समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। एक तरफ मैं लिखती हूँ मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल। फिर आता है नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इन तीनों को पढ़ना है हमें। तीनों में डिफरेंस जो है ना बहुत रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मानव है बिल्कुल ही मतलब कुछ भी पता नहीं है उसको। आदिम समाज का जो मानव है, बंदर की प्रजाति जैसा है वो, बंदर की प्रजाति ही है वो। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग का जो मानव है पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य रह रहा है, गुजारा कर रहा है, भाई वो जंगलों में रह रहा है। पहली बात, ठीक है, जंगलों में रह रहा है। और कभी भी जैसे कि कुछ खाने पीने की जो चीजें है उसकी, कंदमूल वगैरह खाना, फल फूल खाना, वो चीजें हैं। इसके अलावा जैसे कि मांस मछली वगैरह उसका सेवन करना। और यहाँ के जो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिखती हूँ, जो यहाँ का मानव है, मनुष्य है, जैसे स्टार्टिंग के तो पॉइंट हमें जो हमें याद रखने वाली जानने वाली चीज है, जैसे कि जो पूरा पाषाण काल है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक युग इसको बोलते हैं। और मध्य पाषाण काल जो है उसको बोलते हैं मिसोलिथिक, मिसोलिथिक युग। इसको मुख्य रूप से नव पाषाण काल बोल दो, उसको उत्तर पाषाण काल बोल दो, यही नाम है इसके। इसके अलावा जैसे कि नव पाषाण को नव मतलब नियोलिथिक, नया जो स्टेज आता है, नई जो चीजें होती है, सब कुछ नया नया होता है ना, वो नियोलिथिक स्टेज होता है। नियोलिथिक स्टार्टिंग करते देखो क्या होता है। स्टार्टिंग का मनुष्य है वो जंगल में रह रहा है, ठीक है, बंदर के जैसे इधर उधर छलांग मार रहा है, कभी पेड़ पे चढ़ रहा है, कभी नीचे सो रहा है, कभी कहीं सो रहा है। तो वो उसका स्टार्टिंग का पॉइंट है। हमें जो मिलता है साक्ष्य, सबसे पहले पता चलता है पूरा पाषाण काल के मनुष्य के बारे में, वो पता चलता है 1863 का समय होता है। क्या होता है ना कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ब्रसफुट बोल दो, ब्रूसफुट बोल दो, ये ठीक है, इतिहासकार हुए। उन्होंने क्या किया था 1863 में? पल्लवरम, पल्लवरम जो जगह है तमिलनाडु में पड़ती है, मद्रास, ठीक है। पल्लवरम नामक जगह पर पूरा पाषाण काल के समय का जो मनुष्य है ना उसके बारे में हमें जानकारी दी थी कि सबसे पहले क्या मिला था इनको, फिर क्या अवशेष मिले थे ना, वो मिला था इनको एक हैंडेक्स मिला था, प्राचीन हैंडेक्स, हैंडेक्स उपकरण कि प्राचीन हाथ से मतलब हाथ में ऐसे कोई था। हैंडेक्स का मतलब ये होता है कि प्राचीन कोई औजार, प्राचीन मनुष्य का औजार। पूरा पाषाण काल के बारे में हमें जो जानकारी देता है ना, वो ये बताया किसने था? 1863 में बताया था, रॉबर्ट ब्रसफुट ने बताया था। तो पूरा पाषाण काल का जनक जो है ना रॉबर्ट ब्रसफुट को ही दिया कहा जाता है। और फिर हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये लोग क्या करते थे। ये लोग पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ना मुख्य रूप से शिकार करते थे। शिकार बोल दो उसको, आखेटक बोल दो उसको। शिकार करते थे, आखेट करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। पहाड़ियों पे मतलब जंगलों में रहना, पहाड़ियों पर रहना, और एक प्रकार से कंदमूल खाना, फल फूल जो है ना उसका सेवन करना, मांस मछली खाना, ये इनका प्रमुख भोजन होता था। इसके अलावा जैसे कि फिर हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऐसे कौन से जगह है, कौन से स्थल है जो कि हमें पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें पल्लवरम का पता चल गया। एक तो है पल्लवरम तमिलनाडु वाला, एक है पहलगाम, 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 तीसरा है एक भीमबेटका, भीमबेटका, एक है हथनोरा, हथनोरा। इन दोनों जगहों से एक ही चीज मिली है, वो है हैंडेक्स, इंडेक्स, प्राचीन औजार मिले हैं। भीमबेटका जो है ना वहां से एक प्रकार से शिलाश्रय मिले हैं, शिलाश्रय, शिलाश्रय का मतलब होता है गुफाएं। और हथनोरा जो है ना, हथनोरा से हमें प्राचीन मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन मानव जो था ना उसकी मानव खोपड़ी, खोपड़ी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो हथनोरा से मिलते हैं। ये बात हमने पूरा पाषाण काल के बारे में देख लिया।
फिर मध्य का पाषाण काल जो है ना, जिसको मिसोलिथिक कहते हैं, और उस समय के जो औजार थे ना, उन औजारों को जो है ना माइकोलिथिक कहा गया था। और मध्य पाषाण काल के मतलब जो औजार हमें मिलते हैं ना, वो सूक्ष्म है, मध्यम आकार के औजार है, चरट और कवाटर के पत्थरों से बने हुए हैं वो औजार। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि मध्य पाषाण काल में क्या हो जाता है, थोड़ा परिवर्तन ये आता है कि ये लोग जो है ना पशुपालन करने लग जाएंगे। यहाँ के मनुष्य क्या, यहाँ का मानव क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्रकार से मौज मस्ती मान लो, इधर उधर का छलांग मार लो, खा लिया पी लिया सो गया, ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ के मनुष्यों ने थोड़ा सा एक प्रकार से पशुपालन करना चालू कर दिया इन लोगों ने। और ये जैसे कि एक बार के लिए मैं लिखती हूँ, यहाँ का मनुष्य जो है ना शिकार तो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना, शिकार आखिर तक अभी भी हो रहा है, पर थोड़ा बहुत ये पशुपालन करने लग जाएंगे ये साथ में। और इसके बाद में जैसे कि और पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है वो हमें मिलता है आजमगढ़ से। आजमगढ़ आजमगढ़ एमपी में पड़ता है ये। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। एक बार के लिए सोचो कि मध्य पाषाण काल का मनुष्य है, उसमें थोड़ा परिवर्तन क्या आया है कि अब वो जो है ना शिकार करने के अलावा थोड़ा बहुत वो पशुपालन करने लग गया है। और पशुपालन था मध्य पाषाण काल में, ये जानकारी हमें जो है वो बताते हैं। उसका नाम है जॉन इवास। तो जॉन इवास इतिहासकार हुए ना, उनको मध्य पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। ये बात है। क्या नाम बोला मैंने? जॉन इवास को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। लाइन पूरी कर लेना आप। और उसके बाद में जैसे कि ऐसे फिर हमें यहाँ पे ये देखना है कि मध्य पाषाण काल में लोग खाने पीने में वही चीजें, फल फूल तो अभी भी चलता आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया कि ये मछली का सेवन करने लग जाएंगे। जैसे शिकार जो है ना, अभी तक सिर्फ कृषि का मान लो, अब जो है मांस मछली का भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। ये पशुओं को पालेंगे भी और उनको काट पीट के खाएंगे भी, ये हो जाएगा थोड़ा सा परिवर्तन। और हमें ऐसी कौन सी स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं, वो स्थल है, एक तो है बागोर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। बागोर के राजस्थान के राजसमंद में बागोर ये जो पड़ता है। और जो बागोर है वो मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल माना जाता है। मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल है ये, प्राचीनतम स्थल है। इसके बाद में जैसे कि एक नाम आता है दमदमा, यूपी में पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलती है 41 कब्रगाह मिलती है, कब्रगाह। फिर एक आता है नाम है दहा, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलता है कि जो मानव है ना, मानव मतलब ये जैसे कि अब इसमें थोड़ा परिवर्तन क्या होता है कि ये जो शव को दफनाते हैं ना, तो उसमें स्त्री और पुरुष साथ में उनको दफनाते हैं। जैसे कि अब उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि स्त्री और पुरुष को साथ में गड्ढे के अंदर दफनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन ये आता है कि स्त्री पुरुष तो दफनाए जा रहे हैं पहले से, अब उनके साथ में कुछ पशुओं को भी दफनाए जा, मतलब पक्षी जो थे ना, पालतू कुत्ते बिल्ली जो है ना, हिरण, इनको भी साथ में दफनाया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो महदा जो जगह है ना, महदा यूपी में है, वहां पर जो है ना मानव मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया जाता था साथ में। बागोर मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल है। फिर है दमदमा जो कि है 41 कब्रगाह वहां से मिली है। फिर जो महदहा जो जगह है वहां से ये है कि स्त्री पुरुष दोनों को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य में मिलते हैं। इसके बाद में हमारा एक सांबर क्षेत्र है, सांबर, ये अजमेर सांबर झील जो है ना, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र जो है ना सांबर क्षेत्र कहलाता है, राजस्थान में पड़ता है। और जयपुर में, राजस्थान के जयपुर के 30 थोड़ा आगे सांबर क्षेत्र पड़ता है, अजमेर जिले के पास में। तो भाई यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर हमें प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं सांबर क्षेत्र से। और सांबर क्षेत्र जो कि वर्तमान में राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है सांबर। और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र जो है ना, उसी को सांबर क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमने मध्य पाषाण काल के स्थल देखे, जिसमें से बागोर है, दमदमा है और महदहा जो है ना, और आदमगढ़ जो क्षेत्र तो है ही है ऊपर वाला,
आदमगढ़। हाँ, और हाँ यहाँ पर जो मनुष्य है मतलब जो होते हैं हड्डी होती है, हड्डी जैसे कि आपने हाथी हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी दांत, उस हाथी दांत की हड्डी हड्डी मिली है आदमगढ़ से, हड्डियों के उपकरण में मिले हैं। आदमगढ़ से क्या मिला? प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, प्राचीनतम पशुपालन, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो है ना वो आदमगढ़ एमपी से मिलते हैं। ये चीजें मध्य पाषाण काल हो गया। अब थोड़ा सा परिवर्तन और आता है, और समय जैसे कि इनका समय एक बार के लिए दोबारा मैं लिख देती हूँ। पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व तक का समय है। फिर मध्य पाषाण काल का समय हम देखें तो यहाँ पे आएगा 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का समय। और फिर नियोलिथिक का जो समय है, नव पाषाण काल का समय, वो है 4000 से लेके 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व मान लो, या मान लो 2800 ईसा पूर्व। मुख्य रूप से ये है इसका समय है। तो भाई जो नव पाषाण काल है उसमें डिफरेंस जो परिवर्तन आता है, जो सुधार होता है, वो ये होता है कि अब मनुष्य जो है ना एक जगह स्थायी रहने लग गया। अब मनुष्य के जीवन में थोड़ी स्थायित्व आ गया है, ठीक है। वो ठहर गया है एक जगह पर। वो ठहरा कैसे है? जब उसको खाने के लिए चीजें मिल गई है, काम करने के लिए काम मिल गया है, और मतलब एक प्रकार से उसको अपने जीवन में भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। अब क्या होता है ना, नए नए परिवर्तन आते हैं। जैसे कि अब अग्नि का आविष्कार हो जाएगा। अभी तक का मानव क्या कर रहा था? अभी तक का मानव बस यही कंदमूल खा रहा था, फल फूल वगैरह, मांस मछली का सेवन कर रहा था, मांसाहारी शाकाहारी दोनों था। अब अग्नि का आविष्कार हो जाता है नव पाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार हो जाता है, अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, तांबे का आविष्कार। ये 3 परिवर्तन जो नव पाषाण काल में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तांबे ये अग्नि के आविष्कार से मनुष्य जो है ना भोजन पकाने लग गया, एक जगह ठहर गया है, घर बना लिए उसने। और पहिए का मतलब ये होता है कि बैलगाड़ी के साक्ष्य में मिलते हैं। बैलगाड़ी बना ली थी मानव ने। तांबे के आविष्कार से थोड़ा परिवर्तन ये आया था कि अब जो है ना, अब तक जो औजार बन रहे थे, हड्डियों के पत्थरों के औजार बन रहे थे, अब वो औजार पत्थरों, अब वो तांबे के बनने लगे, तांबे की भट्टियां स्थापित होने लग गई थी। यहाँ पे जो मनुष्य है, जो औजार है, एक प्रकार से मिट्टी के, मान लो यहाँ के जो औजार है मध्यम और सूक्ष्म आकार के औजार थे, चरट और क्वार्टर, सेलकड़ी वगैरह इन पत्थरों के बनाए जाते थे। यहाँ पर औजार जो है ना तांबे के बनाए जाने लग गए थे। उपकरण जो हथियार थे ना वो तांबे के बनने लग गए थे। ये आता है नव पाषाण काल में थोड़ा सा परिवर्तन। तो हमें कुछ जगह जहाँ से नियोलिथिक और नव पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो है भाई एक जगह है बलूचिस्तान, जो अब नया मतलब काफी टाइम हो गया वैसे तो, नया वो बना था, देश बना था, पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान बना था। तो बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मेहरगढ़। तो भाई मेहरगढ़ जो है ना वो मुख्य रूप से मनुष्य के एक जगह स्थायी रहने का प्रमाण हमें देता है। बलूचिस्तान पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो मनुष्य के स्थायी निवास की जानकारी देता है, जिसमें मैं यहाँ पे अलग से लिखूं एक नंबर बना के। स्थायी निवास की जानकारी हमें देता है। स्थायी निवास का मतलब ये है कि वो यहाँ जो मकान है, कि मनुष्य एक मकान बना के रहने लग गया था। ये जानकारी हमें नव पाषाण काल में मेहरगढ़ नामक स्थल से मिलती है कि जो मकान थे वो आयताकार थे, आयताकार मकान, आयताकार मकान की साक्ष्य। अब देखो एक जगह रह रहा है, इसका मतलब खेती वगैरह भी कर रहा है, कृषि कार्य भी कर रहा है। तो कृषि कार्य में मुख्य रूप से गेहूं और कपास के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। गेहूं और है कपास के साक्ष्य मिलते हैं हमें यहीं से। मेहरगढ़ जो वर्तमान बलूचिस्तान में है, वहां से मनुष्य के स्थायी निवास की हमें जानकारी मिलती है, मनुष्य के आयताकार मकान की जानकारी मिलती है। मनुष्य, यहाँ का जो मनुष्य था ना, उसने एक प्रकार से गेहूं की, कपास की और गेहूं कपास की खेती करने लग गया था वो मनुष्य। वो तब उसका जीवन जो है ना स्थायित्व ले लिया था, मनुष्य जो है ना ठहर गया था एक जगह। फिर एक जगह आती है यहाँ पे ब्रुज होम नाम की एक जगह आती है। जो ब्रुज होम है एक तीसरे नंबर, ब्रुज होम है
एक का नाम है गुफ ककार, गुफ कराल, गुफ कराल है। और ये दोनों ही जगह जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और थोड़ी सी अलग विशेषता इसमें ये है कि जैसे गुफ कराल जो है ना, गुफ कराल वहां से एक वो मिलता है, सील बट्टा मिलता है। सील बट्टा का मतलब ये होता है कि जिस सील बट्टा देखिए चप्पू ऐसे आकार का है, तो उसमें जो है ना मिर्च पीसी जाती थी, मसाला बोल दो, मिर्च बोल दो, मसाला पीसने का एक सील बट्टा जो है ना वो हमें गुफ कराल से मिलता है। हाँ, सील बट्टा मिला है, सील बट्टा, सील बट्टा, ठीक है, वो मसाला पीसने का था। इसके अलावा बुर्ज होम से हमें काफी कब्रगाह मिली है। मुख्य रूप से यहाँ पर ये है कि जैसे वहां पर मध्य पाषाण काल में क्या था कि स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया जाता था। यहाँ पर क्या है कि मनुष्य के साथ में अब पालतू कुत्तों को भी दफनाया जा रहा है। व्यक्ति और कुत्ते के साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य जो है ना हमें बुर्ज होम से मिलता है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा जैसे कि और तो काफी जगह हैं जिसमें से हम यूपी का कोल्डी हवा एक जगह है, चौपानी मांडू यूपी में, ये दोनों जगह। वहां से हमें हड्डी के उपकरण के जो है ना हड्डी हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं कि हड्डियों से जो है ना उपकरण बनाए गए, तांबे से उपकरण बनाए गए थे। इसके कोल्डी हवा जो नाम है ना, कोल्डी हवा यूपी वाला, वहां पर ये याद रखना कि वहां से हमें चावल धान की जो है ना होती है ना उसके प्रमाण हमें मिलते हैं, कोल्डी हवा यूपी से। तो आज हमने थोड़ा बहुत आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होगी। ऊपर ऊपर से देखा था पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, किस प्रकार से एक आदिम मनुष्य जो है ना एक नव परिवर्तन में आ जाता है और अब जो है ना मेहनत मजदूरी करके अब वो एक प्रकार से ठहर चुका होता है। यहाँ पर जो बंदर की तरह उछल रहा होता है मनुष्य, अब वो यहाँ पर मकान बना के ठहरने लग जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।